हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव जी के क्विज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया गया है जो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आप सभी चैनल पर अंत तक बने रहिए और कुछ नया सीखिए। आइए हम लोग देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका जीवन का बुनियादी और संरचनात्मक इकाई है जो सभी जीवित प्राणियों के शरीर में पाई जाती है। आप सभी ये पढ़े ही होंगे, 6, 7, 8 में अक्सर आप लोग पढ़ते ही आए होंगे। अगला हमारा है कोशिका के दो प्रमुख भाग कौन से हैं। तो ये भी आप सभी को पता होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस और अन्य संकुलित अंग नहीं होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस और अन्य संकुलित अंग होते हैं, जैसे कि पशु पक्षी, पौधे की कोशिकाएं। अगला है हमारा कोशिका की संरचना के कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो करवाए जा रहे हैं, जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ से प्रश्न जो है मिलते ही होंगे आपको। तो दोस्तों, कोशिका में महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, गोल्जी यंत्र दिया गया है, ये गाल्जी काय है, लाइसोसोम है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली। पहले हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। यह कोशिका की बाहरी आवरण है जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। अगला हमारा है न्यूक्लियस। दोस्तों, न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी मेन पार्ट होता है, जो जीन यानी डीएनए को संरक्षित करता है और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कोशिका में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। एक हिसाब से कह सकते हैं न्यूक्लियस इज सुप्रीम ऑफ सेल्स। अगला हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाले अंग होते हैं जिन्हें कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। दोस्तों, अगला है देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। यह कोशिका का एक अंग है जो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में सहायक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। अगला है गाल्जी यंत्र या गाल्जी अपैरेटस, जिसे गाल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है दोस्तों। तो गाल्जी का कोशिका में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और पैकेजिंग में सहायता करता है। अगला है लाइसोसोम। ये क्या होता है दोस्तों। लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम कोशिका के भीतर अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या झिल्ली कहते हैं। आत्महत्या की झिल्ली किसे कहते हैं, उसे लाइसोसोम को ही कहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो बिना स्किप किए एक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। अगला हमारा है वैक्यूल का कार्य क्या है। वैक्यूल का कार्य क्या होता है दोस्तों। तो वैक्यूल कोशिका में पानी, पोषक तत्वों, अपशिष्ट पदार्थों को संचित करने का कार्य करता है। अगला है प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं दोस्तों। प्लास्टिड विशेषकर पौधों में पाए जाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट के रूप में होते हैं। दोस्तों, आप सभी कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो से सभी के चित्र भी ऐड करके पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप सभी को समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके।
अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है या क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में हरी रंग द्रव्य होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म कोशिका का वह भाग होता है जिसमें कोशिका के अंग स्थित होते हैं और जहां अधिकांश जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों साइटोप्लाज्म वह होता है जहां कोशिका के अंग में स्थित होते हैं ये, और इसमें जो है अधिकांशतः रासायनिक क्रियाएं या रिएक्शंस जो है होते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली की संरचना क्या है? दोस्तों कोशिका झिल्ली द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की संरचना से बनी होती है जो प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य करती है। अगला है कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। देख लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं जो कि समान जीनोम वाले कोशिकाएं बनती हैं। जैसे ये एक कोशिका है, ये टूटेगा और इससे 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस वह विभाजन प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मज यानी गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु। अगला है क्यों कोशिका में विभाजन होता है, यानी कोशिका में विभाजन क्यों होता है? दोस्तों कोशिका में विभाजन से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे वृद्धि और मरम्मत होती है। यानी अगर कोशिका विभाजन नहीं करेगी, नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, तो धीरे धीरे जो है चाहे वो किसी चीज सजीव की बॉडी हो शिथिल पड़ने लगेगी और वो नष्ट हो जाएगी। अगला हमारा है कोशिका की दीवार यानी सेल वॉल क्या है? कोशिका की दीवार पौधों, बैक्टीरिया और कवक में पाई जाती है जो कोशिका को संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों अगला है कोशिका में जल के महत्व को बताइए, यानी कोशिका में जल का क्या महत्व है, क्या रोल है? दोस्तों जल कोशिका में रासायनिक प्रक्रियाओं का एक माध्यम होता है और यह कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखता है। अगला है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम जीन की संरचनाएं होती हैं जो विभाजन के दौरान दिखती हैं और आनुवंशिक जानकारी का संचरण करती हैं, यानी इसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का संचरण किया जाता है या पहुंचाया जाता है। अगला है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? बेसिक अंतर होता है दोस्तों, डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण करता है जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रोटीन संश्लेषण 2 मुख्य चरणों में होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए में और एक ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तन होता है। यानी डीएनए से जो है वो आरएनए में परिवर्तित होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तित होता है। अगला है कौन सी कोशिका संरचनाएं केवल पौधों में पाई जाती हैं? तो लगभग बेसिक सा चीज है दोस्तों, हर कोई जानता होगा, केवल पौधों में कोशिका दीवार और क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अगला हमारा है किस कोशिका में कोशिका दीवार नहीं होती है? तो दोस्तों ये भी लगभग हर किसी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, पशु कोशिकाओं में कोशिका दीवार नहीं होती है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अंडाकार होता है यानी ओवल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने प्रकार होते हैं? तो हमें लगता है ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोस्तों राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है दोस्तों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड संश्लेषण और टॉक्सिन्स का निष्कासन होता है, यानी जो बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो टॉक्सिन वगैरह होते हैं, उसका निष्कासन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगला है गाल्जी यंत्र यानी गाल्जी काय की संरचना कैसी होती है? दोस्तों यह फ्लैट अंडाकार और मेम्ब्रेन बाउंड
सैक्स होते हैं। अगला है साइटोस्केलेटन, यानी साइटोस्केलेटन क्या है दोस्तों? तो साइटोस्केलेटन कोशिका को आकार देता है और कोशिका के अंगों की स्थिति बनाए रखता है। दोस्तों कोशिका में बायोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं, यानी क्या कार्य होता है इनका? तो इसका कार्य दोस्तों प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला है एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस क्या होता है दोस्तों? यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका बाहरी पदार्थों को अपनी झिल्ली में लपेटकर अंदर लेती है, यानी कोई चीज़ बाहर अगर है तो ये झिल्ली जो है इसको अपने तरफ खींच के अंदर ले लेगी, उसी को जो है एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं दोस्तों? तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका अंदर के पदार्थों को बाहर निकालती है। सेम यही जो है, जो अंदर रहेगा उसको बाहर निकाल देगी। अगला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है दोस्तों? ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाता है इसके द्वारा। अगला हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः यानी अपने आप जो है प्रवाहित होते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। अगला हमारा है टोनोसिटी क्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों टोनोसिटी एक कोशिका के चारों ओर के घोल की सांद्रता को दर्शाता है जो कोशिका की जल स्थिति को प्रभावित करता है, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। दोस्तों अब इसे देख लेते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, घोल क्या होता है? हाइपोटोनिक घोल वह घोल होता है जिसकी सांद्रता कोशिका की तुलना में कम होती है, जिसमें कोशिका में पानी प्रवेश करता है। अगला है हाइपरटेनिक, यानी हाइपरटोनिक क्या है, यानी हाइपरटोनिक घोल क्या है? हाइपरटोनिक घोल वह घोल होता है जिसकी सांद्रता कोशिका की तुलना में अधिक होती है, जिसमें कोशिका से पानी बाहर निकलता है। अगला है आइसोटोनिक घोल क्या होता है? आइसोटोनिक घोल वह घोल होता है जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर की समान होती है, जिसमें कोशिका में पानी का प्रवाह संतुलित होता है। कहने का मतलब इसमें कोशिका में जो पानी का प्रवाह होता है, जो बहता है, उसको संतुलित करने का जो कार्य होता है वो आइसोटोनिक करता है। अगला देख लेते हैं कोशिका में पृष्ठीय विभाजन क्या है, यानी काइटोकाइनेसिस क्या है? कोशिका में पृष्ठीय विभाजन वह प्रक्रिया है, काइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के विभाजन के बाद साइटोप्लाज्म दो नए हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को पृष्ठीय विभाजन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा किसी कोशिका का आकार और संरचना क्यों महत्वपूर्ण होती है, यानी कहने का मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है किसी भी कोशिका का आकार और संरचनाएं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमारा शरीर है, ये शरीर इसी ढांचे में क्यों है, इसका इस ढांचे में होना क्या महत्वपूर्ण है, क्यों है ऐसा? तो दोस्तों कोशिका का आकार और संरचना उसके कार्यों के उपयुक्त होते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, पोषक तत्वों का अवशोषण। अगला है विभिन्न कोशिका प्रकारों के उदाहरण क्या हैं? ये भी लगभग हर कोई जानता होगा। कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे पशु कोशिकाएं, पौधों की कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरिया। अगला है कोशिका के अंदर कितने प्रकार के प्लास्टिड होते हैं? दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइकोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। अगला है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग बेसिक सी चीजें हैं, लगभग हर कोई जानता होगा जो साइंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, यानी सहायता करता है। अगला है कोशिका के भीतर कौन कौन से कण यानी पार्टिकल होते हैं? कोशिका के भीतर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम,
क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कण पाए जाते हैं। हमें लगता है ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ताज़ा कर लेते हैं। अगला है कोशिका की वृद्धि और विकास कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कोशिका की वृद्धि विकास में द्रव्यमान का और आकार का बढ़ना है, जबकि विकास में नए अंगों और संरचनाओं का निर्माण होता है। दोस्तों, आप सभी साथी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आपको आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा, आप सभी को क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सी टॉपिक पे वीडियो लाना चाहिए, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।